हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्समार्टेड नॉलेज पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की जो 100 मार्क की हिंदी है उनके चैप्टर 11, 12 और 13। इन तीनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको 1 से लेकर 10 तक सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 11, 12 और 13 के सारे यथासंभव ऑब्जेक्टिव। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 में है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिनके लेखक है मलियज। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव इनका देख लेते हैं। तो यहाँ से चैप्टर 11 के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है मल्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था दिल्ली में, अहमदाबाद में, आजमगढ़ में या छत्तीसगढ़ में। तो मल्ल जी का जन्म हुआ था आजमगढ़ में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है मल्लेश के पिता का नाम क्या था। तो मल्लेश के पिता का नाम क्या था, गणपति देव, त्रिलोकीनाथ, प्रभाशंकर या नीलकंठ। तो मल्लेश जी के पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ। थर्ड नंबर है मल्लेश की माता का नाम था। तो मल्लेश की माता का क्या नाम था, तो मल्लेश की माता का नाम था प्रभावती। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मल्लेश जी, यानी कि भरत जी श्रीवास्तव। आप लोग याद रखिएगा, भरत जी श्रीवास्तव का ही उपनाम है मल्लियस, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है कथाकार मल्लेश का जन्म कब हुआ था। तो मल्लेश जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1935 ईस्वी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। तो वो क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये तो एक डायरी है ना। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या हो जाएगा, डायरी। तो ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है मल्लेश किस रोग से ग्रसित थे, कैंसर, अल्सर, क्षय रोग या लकवा। तो मलयस जो थे वो क्षय रोग से ग्रसित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है डायरी में से मलयस का काव्य संग्रह कौन सा है। तो वो जो है डायरी में जो मलयस जी का काव्य संग्रह है वो है जख्म पर धूल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है एक खेत में पेड़ पे किसकी कतार देखी थी, बंदरों की, कौओं की, कबूतरों की, बगुलों की। तो खेत में किसकी कतार थी, तो वो थी कौओं की, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है बनाम बलभद्र ठाकुर की एक किताब मलियज ने कहाँ देखी थी। तो शमशेर जी के पास देखी थी ना, तो ये हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है मलियस किस दौर के कवि है, नई कविता के अंतिम दौर के, नई कविता के पहले दौर के, पुरानी कविता के अंतिम दौर के या इनमें से कोई नहीं। तो मलियस जी जो है वह नई कविता के अंतिम दौर के कवि थे, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है मलियज मन का कूड़ा किसे कहते हैं, बीमारी को, डायरी को, कविता को या टेंशन को। तो मलियज मन का कूड़ा कहते हैं डायरी को, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मलयज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं। तो कौन से कर्म, तो ये हो जाएंगे रचनात्मक कर्म। कौन सा हो जाएंगे, ए नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी है, तो मलयज जी के ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मलयज। नेक्स्ट है मलयज जी का पूरा नाम क्या था। तो ऊपर मैंने बोला था ना ये ऑब्जेक्टिव अच्छा है। तो मलयज जी का पूरा नाम क्या था, भरत जी श्रीवास्तव। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैं सैयद हूँ पानी ठंडा किसके लिए कहा गया है। तो ये चैप्टर की शुरुआत में ही है। तो मैं सैयद हूँ ये लेखक अपने खुद के लिए बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है मलयज जी की सबों किस दिन की है। तो वह है 3 मार्च 1981, इसे आप लोग याद रखिएगा 3 मार्च 1981। नेक्स्ट नेक्स्ट लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। तो कहाँ पे है, घर में, सड़क पर, सूरज की रोशनी में या फिर कहीं नहीं। तो लेखक के अनुसार सुरक्षा जो है वह है सूरज की रोशनी में, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है मलयज ने डायरी कितने वर्ष तक लिखी थी, 33 वर्ष, 32 वर्ष, 34 वर्ष या 27 वर्ष। तो मलयज जी ने डायरी कितने वर्ष तक लिखी थी, तो ये हो जाएगा
32 यानी कि 32 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, डायरी लेखन में मलियस ने क्या बताया है? तो क्या बताया है? एक जीवन संघर्ष, वायवी चिंतन, ठहरता हुआ जंगल या नित्य कई। तो ये हो जाएगा ठहरता हुआ जंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये तो थे चैप्टर 11 के ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 के ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो चैप्टर 12 में क्या है? चैप्टर 12 का नाम है त्रिच। ठीक है, चैप्टर 12 का नाम है त्रिच, जिनके की लेखक है उदय प्रकाश। चलिए हम लोग 12 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके 12 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुए हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? 1953 में, 1950 में, 1954 में या 1952 में? तो उदय प्रकाश जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1952 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश की नहीं है? दरियाई घोड़ा, त्रिच, मालती फूल गई, अरेब फरेब। तो ये तीनों जो है ए बी और डी, ये तो है। मालती फूल गई ये उदय प्रकाश जी की रचना नहीं है, तो हो जाएगा इसका सी। तो कौन कौन है ये भी आप लोग याद रख लीजिए। दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश जी की पुस्तक है, त्रिच ये भी उदय प्रकाश जी की है, और डी नंबर है अरेब फरेब, ये भी उदय प्रकाश जी की है। तो इसे आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी रचना है। ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन सी उदय प्रकाश जी की पुस्तक है, ये भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट है, पिताजी की अवस्था क्या थी? तो पिताजी कितने साल के थे? तो वे थे 55 वर्ष के। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, सुनो कारीगर, कबूतर कबूतर रात में हारमोनियम उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो ये है कविता संग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो सुनो कारीगर ये है कविता संग्रह का, तो ए नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, त्रिश लेख का संबंध किससे है? तो त्रिश लेख का संबंध किससे है? लेखक के पिताजी से थे ना, तो ये हो जाएगा लेखक के पिताजी से। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका का सहायक संपादक थे? ए नंबर संडे मेल। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया था? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो क्या किए थे? अध्ययन, अध्यापन, शोध कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो अध्यापन किए थे, तो ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, त्रिच क्या है? तो त्रिच क्या है? चूहा, बिल्ली, बंदर, छिपकली। तो त्रिच है छिपकली थी, ये हो जाएगा डी नंबर। तो नेक्स्ट है, त्रिश किसका पर्याय बनकर उभरा है? आतंक का, पुलिस का, जनता का, राजा का। तो त्रिश आतंक का, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, पिताजी शहर किस वाहन से गए थे? तो पिताजी जो शहर गए थे वो ट्रैक्टर से गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ट्रैक्टर। नेक्स्ट है, मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे? तो मास्टर नंदलाल जो थे वे परला गांव के थे। तो ये हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, बैंक के पास किन पान वाले दुकान की थी? तो बैंक के पास कौन से थे पान वाले? तो उनका नाम था बुन्नू। तो इसका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, थानेदार राघवेंद्र प्रताप सिंह को किस सब्जी की अरुचि थी? तो कौन से सब्जी थे वो जिनसे उनकी अरुचि यानी कि नहीं थी? तो ये हो जाएगा, तो इनका आंसर हो जाएगा करेला, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट है, सरदार सतनाम सिंह ढाबा बंद करके किस फिल्म को देखने चला गया था? तो कौन से फिल्म गए थे? गजनी, मुगले आजम, आन मिलो सजना या नदिया के पार। तो वे गए थे आन मिलो सजना देखने के लिए, थी हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, ये फिल्म किस टॉकीज में चल रही थी? यानी आन मिलो सजना जो था कौन सा टॉकीज में चल रहा था? तो टॉकीज का नाम था डिलाइट टॉकीज। तो ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, त्रिश कहानी को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है? जादुई यथार्थ, फैंटेसी, नहीं कहानी, कुछ भी नहीं। तो ये हो जाएगा जादुई यथार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ये तो थे चैप्टर 12 के। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 13 जो लास्ट है उसका ऑब्जेक्टिव। तो चैप्टर 13 में है शिक्षा, जिनके की लेखक है जे क्रिस
मूर्ति। ठीक है, उसके बाद आपका ये गद्य खंड जो है, जिनके चैप्टर 13 था, ये गद्य खंड आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं चैप्टर 13 के ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो चैप्टर 13 का ऑब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? नारायण जीदू, श्री राम जाज, हरिनारायण राम, प्रकाश देव। तो उनके पिताजी का नाम था नारायण जीदू। नेक्स्ट है, कृष्णमूर्ति की माता की मृत्यु जब हुई थी तब उनकी अवस्था क्या थी? तो उनकी अवस्था थी 10 वर्ष, यानी कि वे 10 साल के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण उन्नयन, शिष्टाचारी बनना, स्वतंत्रता पाना या जीविका कामना। तो शिक्षा का उद्देश्य है संपूर्ण उन्नयन। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, मेधा और किसका परस्पर बैर है? तो मेधा से किसका बैर था? तो वो था भय से। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, जे कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? महान मनीषी, तपस्वी, दूसरे बुद्ध या फिर सुकरात। तो वे देखे जाते थे दूसरे बुद्ध के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? जहाँ पे स्वतंत्रता हो। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कई ज्यादा कठिन क्या है? जीवन में उन्नति करना, जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करना या जीवन को समझना। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने से ज्यादा कठिन है जीवन को समझना। ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा में क्या देती है? रोजगार, प्रसिद्धि, व्यापकता या इनमें से कोई नहीं। तो सच्ची शिक्षा जो है वो लेखक के अनुसार व्यापकता देता है। तो ये हो जाएगा सी नंबर, व्यापकता। नेक्स्ट है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो बचपन में स्वतंत्र रहना आवश्यक है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, जिंदगी का अर्थ क्या है? धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, सत्य की खोज करना, सत्य प्राप्त करना। तो लेखक के अनुसार जिंदगी का अर्थ है सत्य की खोज करना। नेक्स्ट है, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को उससे संबंधित तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो उत्साह, नाराजगी, खुशी, भय। तो लेखक के अनुसार भय को नष्ट कर देता है। तो ये हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस पे अग्रसर है? विकास की ओर, नाश की ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है वो नाश की ओर अग्रसर है, यानी नाश की ओर जा रही है। तो ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? समाजवादी से, पूंजीपाती से, सत्तावादी से या इनमें से कोई नहीं। तो साम्यवादी जो है वो पूंजीपति से लड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? 1895 में, 1892 में, 1989 में, 1902 ईस्वी में। तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था 1895 ईस्वी में। तो ये हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्ण मूर्ति। तो ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो द फर्स्ट एंड लास्ट किसकी कृति थी? अब्दुल कलाम आजाद की, पट्टाभी, सितार मैया की या जय कृष्ण मूर्ति की या फिर जाविर हुसैन की। तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम है जय कृष्ण मूर्ति की कृति। ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, लीडर इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं। तो लीडर वीडर किन में देखते थे? जय कृष्ण मूर्ति में। ये हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, जय कृष्ण मूर्ति का संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वे प्राय लिखते थे, ये उपन्यासकार थे या वे प्रसिद्ध नाटककार थे, ये या फिर वे प्राय बोलते थे संभाषण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। वे प्राय बोलते थे संभाषण, यानी कि वे प्राय क्या बोलते थे? संभाषण करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो शिक्षा पाठ की रचयिता कौन है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जगदीश चंद्र माथुर या जय कृष्ण मूर्ति। तो शिक्षा पाठ की रचयिता जो है ये है जय कृष्ण मूर्ति। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है,
जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में। तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सा रचना है? रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। तो जय कृष्णमूर्ति की रचना है शिक्षा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? संभाषण, निबंध, संस्मरण, एकांकी। तो जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा जो है वह है संभाषण कृति, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर 12 के सारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्टिव हमने इस वीडियो में देख लिए। इस तरह आपका ये गद्य खंड हिंदी का जो है वो खत्म हो गई है। ठीक है।